इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि इसके अंदर मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स भी होती हैं, एयरवे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होती हैं, ठीक है। और मतलब एक मल्टी सिस्टमिक सी इसके अंदर होती है अप्रोच, तो उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें वो कवर कर लेते हैं। कोई भी लॉन्ग के कोई भी टेबल वाइवा होता है, उसमें उनका पर्पस बेसिकली होता है कि एनेस्थीसिया जो प्रोवाइडर है वो सेफली एनेस्थीसिया दे रहा है या नहीं, ठीक है। तो कौन जो है वो वॉलंटियर करेगा थायराइड के। अच्छा, बाय द वे थायराइड ग्लैंड की जो पहला वो एनाटमी से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, वो पढ़ा है आपने? सरफेस एनाटमी, किस लेवल से किस लेवल तक होता है थायराइड? C5 to T1। ठीक है। और जो इसके जो लोब्स होते हैं, 2 लोब्स होते हैं, इस्थमस होता है, ठीक है। तो ये आपको इसकी सरफेस एनाटमी, फिर इसकी ना आर्टीरियल सप्लाई क्या होती है, इसकी नर्व सप्लाई क्या होती है, ये आप लोगों को ना पता होना चाहिए। जो लॉन्ग केस में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो उसकी आर्टीरियल सप्लाई क्या होती है, पढ़ा है किसी ने? superior thyroid artery and inferior thyroid artery। ठीक है। सुपीरियर थायराइड और इंफीरियर थायराइड, ये आगे किसकी ब्रांचेस होती हैं, ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। एक्सटर्नल थायराइड की होती हैं ये मेरे ख्याल से, एक्सटर्नल कैरोटिड की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कि थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस कैसे होती है? के सारे डिफरेंट स्टेप्स हैं, उसमें आयोडाइड ट्रैपिंग होती है। लाइक पहले आयोडाइड जो होता है इट इज टेकन अप बाय द थायराइड सेल्स, फिर उसके बाद उसकी आयोडाइड जो होती है वो आयोडीन में कन्वर्ट होती है, और आयोडीन फिर उसके बाद नेक्स्ट उसके साथ जो होती है टायरोसिन, उसके साथ तो आयोडाइनेशन होती है उसकी, जिसके साथ मिटोडिट बनता है, ठीक है। और नेक्स्ट फिर मिटोडिट के कॉम्बिनेशन से T3 और T4 बनता है। ठीक है। ये फिजियोलॉजी का जो है ना, ये टेबल वाइवे में पूछे जाने के चांसेस कम है, लेकिन लॉन्ग केस में ये ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को अच्छी तरीके से ये आना चाहिए। अच्छा, इसके बाद ये कि जो थायराइड है उसके जो है वो थायराइड के फंक्शन क्या होते हैं, थायराइड हार्मोन के? बेसिकली जो मेटाबॉलिज्म है ना, वो थायराइड हार्मोन जो है वो उसकी लिए मैंडेटरी होता है, ठीक है। तो जो हमारा जो मेटाबॉलिक फंक्शन है, जो हमारा सेल का मेटाबॉलिज्म है, वो थायराइड हार्मोन से कंट्रोल होता है, ठीक है। सवेरे का प्रोग्राम है तो ये आप जो चीज़ें इसमें से मिसिंग है वो आप लोग इसको ज़रूर पढ़ लें, ठीक है ना, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं याद होती, ये उन चीज़ों में से शामिल है। ये भूल जाती हैं चीज़ें ना, अगर आप इसको थोड़ा सा ये स्टेप्स ना पढ़ें ना रिवाइज करें तो ये आपके दिमाग से निकल जाते हैं। तो लेकिन ये है कि ये क्वेश्चन आपको इसी तरीके से वो पूछेंगे, थायराइड हार्मोन कैसे अच्छा, थायराइड हार्मोन का कंट्रोल किस तरह होता है? The thyroid releasing hormone released to the hypothalamus, then it acts on the anterior pituitary and causes the release of thyroid stimulating hormone. Thyroid stimulating hormone acts on the thyroid, and then it causes the release of T3 T4, and then T3 T4 have had a negative feedback on hypothalamus and anterior pituitary. अच्छा, ज्यादा कौन सा रिलीज होता है, T3 या T4? T4। और वो पेरिफेरली कन्वर्ट होता है, ठीक है। जी सर, पेरिफेरल कन्वर्जन होती है T4 into T3। वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनसे इनकी कन्वर्शन का इफेक्ट होता है? कौन कौन सी दवाइयां हैं जो
इसकी कन्वर्शन को रोकती हैं? सर प्रोपाइल थायरोसिल, कार्बिमाजोल, बीटा ब्लॉकर्स, देखिए बीटा ब्लॉकर्स होते हैं स्टेरॉइड्स। हाँ जी, क्योंकि जो कार्बिमाजोल होता है ना वो नहीं करता, प्रोपाइल थायोरेसिल करता है, ठीक है, प्रोपाइल थायोरेसिल करता है, और ये बीटा ब्लॉकर है, स्टीरॉइड्स है। बीटा ब्लॉकर जो है, कौन सा बीटा ब्लॉकर इसमें कौन सा देना चाहिए? सर प्रोपेनोलोल देते हैं, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। वजह? वजह पता होनी सर चाहिए। एक तो ये पेरिफेरल कन्वर्जन को प्रिवेंट करेगा, हम्म। और बेसिकली उसमें जो होते हैं ना, वो जो होती हैं आपकी, जो बीटा ब्लॉकर होता है ना, जो उसके जो क्या नाम है उसका, जो मेटाबॉलिक इफेक्ट्स है ना, वो बीटा टू रिसेप्टर से होते हैं, सॉरी बीटा वन रिसेप्टर से होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए नॉन सिलेक्टिव चाहिए होता है, ठीक है। बेसिकली जो बीटा ब्लॉकर होते हैं वो आपको नॉन सेलेक्टिव इसलिए चाहिए होता है क्योंकि उसका बीटा वन बीटा टू, जो आमतौर पे जो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स होते हैं उनका प्रेफरेबली बीटा वन पे ज्यादा इफेक्ट होता है, बीटा टू पे नहीं होता, ठीक है। मैं शायद उल्टा बोल रहा हूँ, जो मेटाबॉलिक इफेक्ट्स के लिए चाहिए होता है वो बीटा टू ब्लॉकेट चाहिए होती है, ठीक है। तो वो प्रेफरेबली जो जो नॉन जो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होते हैं वो उसके अंदर ये प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, इसलिए नॉन सिलेक्टिव दिया जाता है, ठीक है। समझ आ गई बात? मतलब बेसिकली जो प्रोपेनोलोल है ना वो बीटा वन और बीटा टू दोनों को ब्लॉक करेगा, ठीक है। जो मेटोप्रोलोल है या एटिनोलोल है वो प्रेफरेबली वो बीटा वन को करेगा, वो बीटा टू को नहीं करेगा, ठीक है। जो बीटा टू है वही बीटा टू रिसेप्टर्स ही एल्वोलाई में, सॉरी जो एयरवे में होते हैं ना, ब्रोंकोस्पैज्म जो जिनसे मीडिएट होता है, बीटा टू के से जो ब्लॉकेट से जो होता है। तो बीटा टू जो है वो रिसेप्टर जो है वो उनके जो एगोनिस्ट होते हैं वो इसीलिए यूज किए जाते हैं, सैल्ब्यूटामोल है या ये सारे जो होते हैं ना, ये बेसिकली सिलेक्टिव बीटा टू एगोनिस्ट होते हैं सैल्ब्यूटामोल, लेकिन उनका इफेक्ट बीटा वन पे भी होता है, तो उसकी वजह से टैकीकार्डिया और जो सारे कार्डियक इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर अगला इसी से ही अगला स्टेप होगा कि कन्वर्शन का हमने बात कर ली है, ठीक है। उसके बाद जो है ये कार्बिमाजोल के क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है और प्रोपाइल थायोरेसिल का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है? आवाज आ रही है? यस सर। ये किस स्टेप पे करते हैं ये काम? सर जो कार्बिमाजोल होगी वो जो आयोडाइनेशन वाला प्रोसेस है, स्टेप है, उस पे इफेक्ट करेगी, उसको इनहिबिट करेगी। हम्म। जबकि प्रोपाइल और थायोरेसिल जो है ना वो आयोडीनेशन पे भी करती है और पेरिफेरल पेरिफेरल कन्वर्जन कन्वर्शन पे पे भी भी। करती है, ठीक है। तो ये है इसके अलावा एंटी थायराइड एक और चीज होती है, उसको क्या कहते हैं? एक और दवाई दी जाती है जो रेडियो एक्टिव आयोडीन। ल्यूगल्स आयोडीन या रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है ना, उसका बेसिकली यूज होता है कि वो इसकी वेस्कुलरिटी को कम करता है, ग्लैंड की ना, डिस्ट्रॉय करता है टिश्यू को। और अच्छा, एक और इसमें छोटा सा पॉइंट ये होता है कि आप अगर टेस्ट भी करवाते हैं ना तो फ्री हार्मोनल लेवल्स आपने करवाने होते हैं, ठीक है। तो इसमें फ्री T3 T4 जो होते हैं ना वो इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, वो आपसे और पूछ सकते हैं लॉन्ग, ये कुछ बातें मैं स्पेसिफिकली लॉन्ग केस के रेफरेंस से बता रहा हूँ। हाफ लाइफ कितनी होती है T4 की और T3 की? सर जो टी फोर की हाफ लाइफ ऑलमोस्ट 1 वीक है, और जो T3 है उसकी 24 आवर्स। जी देखें, जो ज्यादा रिलीज होता है ना वो कम पोटेंट होता है, ठीक है, ये जेहन में रखिएगा। तो जो कन्वर्शन है वो इम्पोर्टेंट होती है, और इसको ये आपको बेसिकली ये क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये इनमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अब तक के इस क्वेश्चंस में?
No, sir. Clear. अच्छा, ये मैं आपको रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, ये जो रिव्यू बुक्स भेजी हैं मैंने, उनमें सारों किताबों में थायराइड के केसेस है, तो वो प्लीज़ आप ज़रूर पढ़ें। वो उसके अंदर, क्योंकि वो केस बेस लिखा हुआ है, तो वो प्रैक्टिकल, आपको प्रैक्टिकली वो बहुत उसको पढ़ के आपको समझ आएगा और आसानी होगी। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि हाइपरथायराइडिज्म के क्या फीचर्स होते हैं? सर बेसिकली वो सारे सिम्टम्स जो इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक रेट ठीक है, से रिलेटेड होंगे, नर्वसनेस, एंजाइटी, एजिटेशन, सीवीएस में पैल्पिटेशंस, एफिब इज मोस्ट कॉमन। इसके अलावा वेट लॉस, हीट इंटॉलरेंस और एक्सोफ्थैल्मस। अच्छा देखें, ये कहने को आपने गलत नहीं बताया एट्रियल फिब्रिलेशन का, लेकिन इट्स नॉट अ साइन, नीदर अ सिम्टम। ठीक है, ये तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है। पेशेंट तो आपको पैल्पिटेशन की कंप्लेन कहेगा, और आप जब उसको एग्जामिन करेंगे तो उसमें आपको मिसिंग बीट्स आ रही होंगी, ठीक है, या इरेगुलर रिदम आपको फील होगी। तो ये लॉन्ग केस के रेफरेंस से ये आपको मेटिकुलस वर्ड्स यूज करने हैं, साइन, सिम्टम्स, इन्वेस्टिगेशन, तीनों को आपने डिफरेंशिएट करके बताना है। ठीक है ना, साइंस क्या होते हैं, साइंस और सिम्टम्स का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि जो सिम्टम्स वो होते हैं जो पेशेंट बताता है ना, और जो साइंस वो होते हैं जो आप पिक करते हैं। ठीक है, तो जैसे मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो साइन भी है, सिम्टम्स भी है। जो सिम्टम भी है, जॉइंडस जो है वो साइन भी हो सकता है, सिम्टम भी हो सकता है। पेशेंट खुद ही आपको कह सकता है कि मेरा पीला, जिस्म पीला हो रहा है। ठीक है ना, पैल्पिटेशन जो है वो सिम्टम है, और टैकीकार्डिया इज साइन। अब टैकीकार्डिया जब आप बोलेंगे तो साइन है। तो ये बेसिकली ये कहने को बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन लॉन्ग केस के अंदर अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आप कभी फेल नहीं होंगे, क्योंकि वो लॉन्ग केस के अंदर ये चीज़ को एवेलुएट कर रहे होते हैं कि ये बंदा एक एक कंसल्टेंट के तौर पे इसको, इसके अंदर कॉन्फिडेंस है कि दूसरे बंदे के सामने आप बोलेंगे, किसी दूसरी स्पेशलिटी के सामने, तो वो उसको बुरा ना लगे, अच्छा लगे उसको, आप उसका अच्छा इंप्रेशन पेश करें। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं इसके अंदर ना। तो उसके अलावा और अच्छा, अब साइंस पे आ जाए, तो साइंस कौन कौन से होते हैं हाइपरथायराइड के? टैकीकार्डिया जी, और एक्सोफ्थैल्मस, रेस्टिंग ट्रेमर जी, ठीक है। अच्छा, ये मुझे समझ आज तक कभी भी नहीं आया, लेकिन लिखा होता है हर किताब में, प्री टिबियल मिक्स एडिमा, स्वेलिंग सी जो होती है ना, वो हर किताब में लिखा होता है, तो ये इसलिए ये भी ज़रूर बोलना है आपने। ठीक है, ब्लड प्रेशर पे क्या इफेक्ट होता है हाइपरथायराइडिज्म में? Hypertension. हाइपरटेंशन इज मोर फ्रीक्वेंटली अ साइन ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। ज़्यादा इसके अंदर टैकीकार्डिया होता है। हाइपरथायराइडिज्म के अंदर हाइपरटेंशन हो सकती है, लेकिन ज़्यादा ये फीचर हाइपोथायराइडिज्म का है। ये ज़हन में रखें चीज़। ठीक है, और इसके अलावा और क्या साइन सिम्टम्स होंगे? हाइपरथायराइडिज्म में ब्लड प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा? नहीं, ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट आएगा, आप मेरी बात, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं आएगा, लेकिन हाइपोथायराइडिज्म के अंदर हाइपरटेंसिव होने के ज़्यादा चांसेस एज कंपेयर टू हाइपरथायराइडिज्म के। ठीक है, ओके। उसमें भी होगा, लेकिन हाइपोथायराइड पेशेंट में आपने ज़रूर बोलना है। हाइपरथायराइड में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जैसे है ना, वो उसके अंदर ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वजह क्या है कि मेटाबॉलिज्म कम है, स्लो है, हार्ट को ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। ठीक है, उसके अंदर जो है वो ज़्यादा फेलियर के चांसेस होते हैं। ठीक है, जी सर। अच्छा, और इसके अलावा अच्छा, हाइपरथायराइडिज्म की कॉजेज क्या क्या होती हैं? Graves' disease, autoimmune Graves' disease, toxic multinodular goiter, and adenoma.
इसमें सबसे कॉमन कौन सा है? Autoimmune. Graves disease. ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज भी ऑटोइम्यून डिजीज है ना, ठीक है। जी सर। और आमतौर पे जितने थायराइडाइटिस होते हैं ना, उनके अंदर यूथायराइड भी हो सकता है पेशेंट, हाइपर थायराइड होते हैं आमतौर पे। सिर्फ एक होता है थायराइडाइटिस जिसमें कॉमनली जो है वो हाइपोथायराइडिज्म होता है, वो कौन सा होता है? Myxedema. नहीं नहीं, मिक्सेडीमा तो फीचर है ना। मेरा क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा थायराइडाइटिस होता है जिसमें हाइपोथायराइडिज्म होता है? Autoimmune ही होगा। हाशिमोटो हो सकता है सर इसमें? हाँ जी, हाशिमोटो ही है, हाशिमोटो ही है, ठीक है। तो अगर हाइपोथायराइडिज्म की कॉजेज पूछें तो आप मल्टीनोडुलर टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गटर बोलें और ग्रेव डिजीज बोलें, ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है ना। और उसके बाद जो है एक और चीज़ है जो आपने ज़रूर बतानी ज़रूर है कॉजेज के अंदर, वो मिस कर सकता है बंदा, वो आइट्रोजेनिक है कि एक पेशेंट हाइपोथायराइड है, वो दवाई ले रहा है और वो ओवरडोज हो गई है, तो अब हाइपरथायराइडिज्म हो गया और वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होगा क्योंकि वो एक्सोजेनस ले रहा है ना, तो अंदर का सारा सिस्टम ब्लॉक हुआ हुआ है, ठीक है। तो इसके अलावा हाइपरथायराइडिज्म के रेफरेंस से ना, अच्छा हाइपरथायराइडिज्म में आपने साइंस बता दिए, आपने सिम्टम्स बता दिए, इन्वेस्टिगेशंस में क्या क्या करवाएंगे इसके अंदर? TSH। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे एक एक क्वेश्चन पूछूं, एक एक पूछूं कि ज्यादा सेंसिटिव, सबसे सेंसिटिव हाइपरथायराइडिज्म में कौन सा टेस्ट होगा? TSH। TSH या फ्री T3? T3 and TSH। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर T3 होगा, ठीक है ना। जो मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो फॉलो नहीं करेंगे आप, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो इसके अंदर थायराइड है, वो थायराइड हार्मोन है, ठीक है ना। जबकि जो होता है ना हाइपोथायराइडिज्म, उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट जो है वो TSH है। और अगर ओवरऑल थायराइड फंक्शन को देखने के लिए सिंगल टेस्ट जो है वो भी TSH ही है, ठीक है। लेकिन अगर आपने हाइपरथायराइडिज्म को एग्जैक्टली देखना है तो आपको फ्री थायराइड हार्मोन लेवल्स आपको होने चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा क्या टेस्ट करवाएंगे? बेसलाइन, उसमें हम पेशेंट की CBC करवाएंगे। अच्छा, ये एक मिनट सॉरी, ये बेसलाइन किसने बोला था? सर मैंने कहा है कि बेसलाइन तो होंगी ना, ये तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो थायराइड से रिलेटेड है। अच्छा, ये बेस वाइवे में CBC है, एक्सरे टेस्ट है। एक सेकंड, हाँ, ये सर। वाइवे में ना बेस लाइन का लफ्ज नहीं बोलिएगा। अच्छा सर। ये बेस लाइन इज नथिंग, CBC फॉर दिस, RFTs फॉर दिस। ये बेस लाइन इन्वेस्टिगेशंस कोई भी नहीं होती। बेस लाइन इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये है कि आप बगैर किसी रीजन के कोई इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं। वाइवे के अंदर बेस लाइन का लफ्ज ना बोले, मेजॉरिटी एग्जामिनर इस बेस लाइन के लफ्ज को अच्छा नहीं समझते, ठीक है। आप उस हर आप, और मजे की बात है हर टेस्ट की आप रीजन बना सकते हैं। जब आप हर टेस्ट की रीजन बना सकते हैं तो आपको क्या जरूरत पड़ी है, ठीक है ना। तो अच्छा सर, इसमें एक्सरे करवाएंगे नेक का लैटरल में और उसमें फ्रंटल एंड लैटरल पोजीशन में कि थायराइड जो है तो वो रिट्रोस्टर्नल या कहाँ तक है वो? रिट्रोस्टर्नल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट एक्सरे होगा या CT स्कैन होगा? CT स्कैन भी है, CT स्कैन है, ठीक है। एक्सरे नेक में कुछ देखेंगे? सर एक्सरे नेक में तो उसके गोइटर का साइज पता जाएगा और देखिए ट्रेकिया को वो डेविएशन और नैरोइंग पता चलेगी। देखिए डेविएशन आमतौर पे चेस्ट एक्सरे में देखते हैं, ठीक है। और कंप्रेशन जो है वो अगर आपने देखना है तो आपको नेक एक्सरे में, लैटरल एक्सरे नेक में नजर आएगी, ठीक है। और ओवरऑल जो है वो एक्सटेंट देखने के लिए जो है वो CT स्कैन होगा, ठीक है।
आपको ये एक एक छोटा छोटा इसमें चीज बतानी है, ठीक है ना। एक्सरे में आपको डेविएशन ज्यादा बेहतर तौर पे पता चलेगी, कंप्रेशन पता चल सकती है, लेकिन एक्यूरेट जो आंसर है ना वो ये है। आप उसको कहेंगे कि चेस्ट एक्सरे देखेंगे, उसमें बाकी सारी चीजें नजर आएंगी, प्रेडोमिनेंटली आपको डेविएशन नजर आएगी, ठीक है। और जो है वो सीटी स्कैन हो गया, एक्सरे नेक हो गया। अच्छा, और कौन कौन से टेस्ट होंगे? सर इसमें क्या कार्डियक वर्कअप करवाना चाहिए हमें? कार्डियक वर्कअप बिल्कुल करवाना चाहिए अगर हाइपरथायराइड है। अभी हम लोगों ने बात नहीं की है कि उसके हाइपरथायराइड है तो हाइपरथायराइड है सर, पैल्पिटेशन, हाँ जी, उसके अंदर कार्डियक डिसफंक्शन हो सकता है ना जी। मुझे बताएं कि एक सिंगल मोस्ट फैक्टर जो दिल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है वो ब्लड प्रेशर भी होता है, लेकिन टैकीकार्डिया जो है ना वो प्रॉब्लमेटिक हार्ट के लिए सबसे बुरी चीज होती है। तो हार्ट रेट तो सबसे ज्यादा इसमें प्रॉब्लम होती है। इवन आप हाइपरथायराइड पेशेंट को सर्जरी के लिए फिट कब कहेंगे? जब यूथायराइड होगा। नहीं, यूथायराइड रेस्टिंग पल्स इसकी लेस देन 80 बीट्स पर मिनट हो। हाँ जी, ठीक है। जब उसकी रेस्टिंग पल्स ठीक हो जाएगी तब आप उसको कहेंगे, ठीक है, और उसमें एट्रियल फिब्रिलेशन नहीं होगी। तो ये बेसिकली ना ये चीजें आपस में कोरिलेटेड है, ठीक है। तो उसके अलावा अच्छा, मैं हाइपोथायराइडिज्म के फीचर्स मैं उस वक्त बताना भूल गया, फिर दरमियान में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। पहले इन्वेस्टिगेशन खत्म कर लेते हैं, फिर बाकी जो हाइपोथायराइडिज्म की चीजें रह जाएंगी ना उनको उसके बाद कर लेते हैं, ठीक है। तो और इसके अलावा थायराइड के टेस्ट कौन कौन से टेस्ट कॉमनली कर लेते हैं? टेस्ट कौन कौन से करने होते हैं? सर इसमें सीबीसी करवाएंगे, जो हमारी एंटी थायराइड ड्रग्स होती हैं वो सप्रेस करती हैं, तो उसमें सीबीसी हो जाएगी। वेरी गुड। और प्रीऑपरेटिव सीरम कैल्शियम, ठीक है, वजह इनहेरेंट पैराथायराइडेक्टमी की वजह से हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है पोस्ट ऑपरेटिवली, तो प्रीऑपरेटिव लेवल्स पता होने चाहिए। ठीक है, और अगर वो मिसाल के तौर पे नॉर्मल भी है तो भी वो 48 आवर्स, तकरीबन 24 to 48 आवर्स के बाद प्रेजेंट करता है वो ना, ठीक है। तो ये एक टेस्ट है। ये देखें, ये आपने वहां पर तरतीब रखेंगे ना तो आपको आसानी होगी। आप इसको क्या करें कि किस थायराइड के टेस्ट बताने में अभी तक किसी ने थायराइड स्कैन नहीं बताया। पहले जो थायराइड से रिलेटेड चीजें पहले वो बता लेना। पहले आपने एक्सरे बता दिया है, नेक वो क्या नाम है उसका, एक्सरे नेक बता लिया, सीटी स्कैन बता लिया, थायराइड स्कैन बताएं, थायराइड फंक्शन टेस्ट बताएं, फिर उसके बाद साइडों पे जाए। उसमें तरतीब अच्छी लगनी चाहिए। ये कैल्शियम जो है ना, इट इज नॉट अमंग द फर्स्ट लाइन टेस्ट इन्वेस्टिगेशंस ना, ये आप एंड में बता सकते हैं, ठीक है। तो सीबीसी, अब आपने साइड इफेक्ट्स उसके देखने ना, उसमें बोन मैरो सप्रेशन हो सकती है, एक ग्रेनुलोसाइटोसिस हो सकता है, ठीक है, ठीक है, हेपेटिक डिसफंक्शन हो सकता है प्रोपाइल थायरोसिल से, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा कौन सा टेस्ट कराएंगे? इसके अलावा कोई टेस्ट मिस कर रहे हैं हम? कोई इन्वेस्टिगेशन एक इम्पोर्टेंट? सर इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी करवाएंगे। अच्छा, इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी किसने बोला? डिफिकल्ट इंटुबेशन। डरे नहीं, कुछ नहीं कहूंगा मैं। आपने गलत नहीं कहा है, आपने बोला है इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी बोलना है, लेकिन कहें कि यूजुअली ईएनटी से आपने इवैल्यूएट कराना है वोकल कॉर्ड्स बाय द वे ऑफ इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी और नेज एंडोस्कोपी, ठीक है। आजकल जो है ना वो ज्यादा जो प्रेफरेबल किया जाता है, जिसमें ज्यादा एक्यूरेटली पता लगता है ना, वो नेज एंडोस्कोपी होता है। अच्छा सही, थायराइड स्कैन का एनेस्थेटिस से क्या कंसर्न है उसका? उसका एनेस्थेटिस से ये कंसर्न है कि वो उससे वो हॉट नोड्यूल कोल्ड नोड्यूल किस तरह पता चलेगा? लेकिन सर हॉट नोड्यूल और कोल्ड नोड्यूल वो तो अगर हम पेशेंट को सपोज हमें यूथायराइड मिल रहा है, उसको सारा ट्रीटमेंट मिल रहा है, प्रोपाइल थायरोसिल है या जो भी है, सर वो सारा वर्कअप तो हो गया ना। अब हमारा कंसर्न तो ये कि हमने एक्सरे नेक का करवा लिया है, पेशेंट को यूथायराइड कर लिया है, बाकी एग्जाम के अंदर ना आप इनमें से कोई भी टेस्ट करवाते हैं, आप सिर्फ T3 हम लोगों की तो बात अगर करते हैं तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग तो हम लोग तो इसलिए इन्वेस्टिगेशंस देखते हैं कि हमने केस कैंसिल करना है, ठीक है ना, ये हकीकत बात तो यही है ना। लेकिन एक्चुअली थायराइड, आपकी बात बिल्कुल वैलिड है, आपकी बात बिल्कुल वैलिड है, लेकिन
थायराइड की जब आप तरतीब के अंदर जब आप चीजें बता रहे हैं ना, जैसे अब इन्होंने कैल्शियम लेवल बताया है ना, तो ये आप अगर आपने नहीं बताया ना, तो हो सकता है वो कोई आपको टोके कि भाई कैल्शियम लेवल क्यों नहीं बताए, लेकिन एक्चुअली ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, ये पैराथायराइड से रिलेटेड है, ठीक है। और वो आप सस्पेक्ट करेंगे अगर पैराथायराइड ग्लैंड निकल गया है ना, तो चाहे वो लेवल जो मर्जी था, आप सस्पेक्ट करेंगे और आप उसको कैल्शियम पोस्ट ऑपरेटिवली स्टार्ट करवा देंगे 44 के वो 48 आवर्स के बाद, ठीक है ना। तो बेसिकली ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो परंपरा है, आपने थायराइड स्कैन बताना ही बताना है, ठीक है। थायराइड स्कैन आप नहीं बताएंगे तो वो आपका आंसर इनकम्प्लीट होगा। आपने बायोकेमिकल फंक्शन बता दिया, आपने उसकी मैकेनिकल, उसकी फिजिकल, उसकी आपने एक्सटेंशन बता दी, आपने उसकी बायोकेमिकल फंक्शन बता दिए, ठीक है। आपने उसके जो दवाइयाँ ले रहे हैं उसके साइड इफेक्ट्स बता दिए, तो ये इस तरह मुकम्मल हो जाता है। एक और टेस्ट रह गया है, जिस तरह नेज एंडोस्कोपी देखते हैं ना, एक और टेस्ट भी करते हैं, वट एवर, अगर लार्ज थायराइड हो, ग्वाइटर हो बड़ा, एक टेस्ट और किया जाता है, वो कौन सा टेस्ट? फ्लो वॉल्यूम लूप्स। शाबाश, फ्लो वॉल्यूम लूप्स, ठीक है। फ्लो वॉल्यूम लूप से आपको उसकी ऑब्स्ट्रक्शन का पता चलता है। अच्छा, एक और मैं वैसे आपसे शेयर कर रहा हूँ बात कि पाकिस्तान के अंदर क्योंकि ये केसेस बहुत लेट डायग्नोज होते हैं, ठीक है, तो इस वजह से बहुत बड़ी बड़ी स्वेलिंग्स होती हैं और वो हमारे लिए एक मुसीबत बनी हुई होती है। लेकिन पिछले 10 साल में मैंने कोई एक भी वैसा थायराइड नहीं देखा जिस तरीके से पता नहीं कितने करवाए होंगे ड्यूरिंग रेजिडेंसी। तो सऊदी अरब में उसकी वजह क्या है कि यहाँ पर बहुत जल्दी डायग्नोज हो जाते हैं और जल्दी ट्रीट हो जाते हैं। तो यहाँ पर वो जो हमारा पाकिस्तानी थायराइड है ना, जो हमारे हॉस्पिटल में नज़र आता है, वो आपको यहाँ पर सऊदी अरब में मैंने कभी भी नहीं देखा, और मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में अब वो नापैद होगा, एटलीस्ट डेवलप्ड वर्ल्ड में तो नहीं होगा, वो अफ्रीका के जंगलात में होगा, लेकिन एटलीस्ट यहाँ डेवलप्ड कंट्रीज़ में, क्योंकि वहाँ पर जल्दी डायग्नोज हो जाता है, तो इसलिए कभी भी आपको इतनी बड़ी स्वेलिंग नहीं आएगी कि वो एनेस्थेटिकली नाइटमेयर हो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कोई टेस्ट और, ये सारे तकरीबन हो गए हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट हो गए, रीनल फंक्शन टेस्ट हो गए, वो अगर उसकी बनती है, अगर कार्डिक कोई ईसीजी के अंदर चेंजेस हैं या उसकी कोई फंक्शनल कैपेसिटी में प्रॉब्लम है, तो आप एको भी करवा लें, ठीक है। हर पेशेंट में इंडिकेशन नहीं होगी, अगर कोई और रिस्क फैक्टर बनता है तो आप उसको करवा लेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं एयरवे क्यों ना, मैं इंटेंशनली मैं हटा रहा हूँ क्योंकि एयरवे से फिर और लंबा हो जाएगा, अभी मैं सिर्फ थायराइड पे मैं फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, हाइपोथायराइड के क्या फीचर्स होते हैं? उसके सर ब्लॉटेड फिशेस होते हैं और ब्रेडिकार्डिक होते हैं और इसमें वेट गेन होता है और हाइपर जो सर जो जो हाइपरथायरॉयडिज्म के उसके इनवर्स इसमें होता है, उसमें वेट गेन होता है, उसमें वेट लॉस होता है, इसमें वेट गेन होता है, उसमें पैल्पिटेशन होती है, ब्रेडिकार्डिक होते हैं और टॉलरेंस होगी, और अगर हाँ इनमें जो है तो कोल्ड इंटॉलरेंस होती है, ठीक है जी। अच्छा, ये लेथार्जी अगर न्यूबॉर्न में होता है तो वो इसमें mentally कार्डियक में retarded होता है, हाइपरटेंशन है, ब्रेडिकार्डिया, इस तरह की चीजें, जी, हार्ट फेलियर, ब्रेडिकार्डिया, एडिमा, ठीक है। जी, तो अच्छा, अभी इसके अंदर ना आप ये जो इसकी हाइपोथायराइडिज्म की जो कॉम्प्लिकेशन होती है, एक्यूट कॉम्प्लिकेशन, उसको क्या कहते हैं? मिक्स्ड एडिमा कोमा। मिक्स्ड एडिमा कोमा। तो अभी हम उसको मिक्स्ड एडिमा कोमा का भी ट्रीटमेंट आपको पता होना चाहिए, और जो इसका होता है वो थायराइड क्राइसिस होता है, ठीक है। तो थायराइड क्राइसिस को पहले करें। थायराइड क्राइसिस इंट्राऑपरेटिवली कैसे पता चलता है और कैसे मैनेज करते हैं? बताएं शाबाश। हाइपरटेंशन, टेकिकार्डिया, होगा, अनकंट्रोल। हाइपोटेंशन होगी, एक बंदा बताए। हाइपर जी बताएं। हाँ, टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन, हाइपरपायरेक्सिया, ठीक है, और टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा? सर वो हाइपरपायरेक्सिया बोला है ना। अच्छा, आपने हाइपरपैक्सिया बोला, सॉरी मैं
ठीक है। अच्छा, GCS अब कोई इसकी मैनेजमेंट बताए, आप बताइए प्लीज, आपका नाम क्या है? आईफोन का नाम क्या है? जी, मेरा नाम उमर इकबाल है। हाँ जी उमर, आप बताइए प्लीज। सर, इसमें मैनेजमेंट जो है वो हम इसको कूल डाउन करेंगे, हाइड्रेट करेंगे, और टेकिकार्डिया हाइपरटेंशन के लिए हम बीटा ब्लॉकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा देखें, साथ इसके अंदर ना क्योंकि एक तरतीब है, क्योंकि अगर आप की में वाली चीजें नहीं बताएंगे ना तो वो फिर आंसर मजे का नहीं बनेगा। आपने सबसे पहले कोई भी कॉम्प्लिकेशन है ना तो सबसे पहले आपने बोलना है इमीडिएटली कॉल फॉर हेल्प, इमीडिएटली इन्फॉर्म द सर्जन। और आपकी जी माय अप्रोच इज एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। आई विल मेक श्योर पेशेंट इज वेंटिलेटिंग वेल, पेशेंट मेक 100% ऑक्सीजन, ठीक है, आईवी फ्लूइड्स रनिंग, और फिर आप जो बता रहे हैं वो बताना शुरू कर दें। ठीक है, कि इसके अंदर बेसिकली आपके 2-3 इसमें गोल्स होंगे। 2-3 गोल्स क्या होंगे? टेम्परेचर को कम मेंटेन करना, करेंगे, ठीक है, और टेकिकार्डिया, हाँ जी, टेकिकार्डिया हाइपरटेंशन को हम बीटा ब्लॉकर से देखेंगे, और जो थायराइड हार्मोन जो रिलीज हुए हैं उसके लिए हम एंटी थायराइड ड्रग जो है प्रोपाइल थायोरासिल इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए अब आपका और आंसर, इसमें डेंट्रोलीन, हाँ जी, हाँ जी, नहीं, अब आपने डेंट्रोलिन से पहले भी 1-2 बातें बतानी है तरतीब में देने के लिए, कि आपने जो मजीद सिंथेसिस को रोकना है, जो रिलीज, मजीद सिंथेसिस को भी रोकना है, मजीद रिलीज को भी रोकना है, ठीक है, और जी कन्वर्शन को रोकना है। अगर आप इस तरह तरतीब से बताएंगे ना तो एक तो ये कि आप चीजें भूलेंगे नहीं। जैसे आपने स्टीरॉयड नहीं बोला, अब स्टीरॉयड दिए जाता है, जी ठीक है, पेरिफेरल जी जी कन्वर्शन, बिल्कुल अगर आपको ये तरतीब आपने बोल दी ना पहले तो आपको कोई चीज भूलेगी नहीं, ठीक है। सही। तो कुछ उसके कार्डिक उसकी जो हैं और मेटाबॉलिक हैं उनके लिए आप बीटा ब्लॉकर्स दे रहे हैं, ठीक है, आप उसको नॉन सिलेक्टिव आप बीटा ब्लॉकर दे रहे हैं, उससे उसका मेटाबॉलिक फंक्शन पे जो हो रहा है सडन जो बाउट आ गया है बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन का, उस पे वो आप कवर कर रहे हैं। पेरिफेरल कन्वर्शन को आप रोक रहे हैं, आपने उसको, क्योंकि ये जो प्रोपाइल थायोरेसिल और कार्बिमाजोल होती है ना, ये एनजी के थ्रू दी जाती है, तो आपने उसमें बोलना है सही एनजी डाल के, और उसका इफेक्ट फौरन नहीं आएगा लेकिन यू विल स्टार्ट, ठीक है। और आप सही। उसके जाहिर बात है कभी जिंदगी में अल्लाह ना करे कि किसी को दिखाए, इसलिए मुझे पता नहीं है, लेकिन इसमें किताबों में आयोडीन का भी लिखा हुआ है। अब आयोडीन कैसे देते हैं आई हैव नो आइडिया, लेकिन बहरहाल आयोडीन का भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप बीटा ब्लॉकर देते हैं, स्टीरॉयड देते हैं, और मेटाबॉलिक होते हैं, कूलिंग मैन्यूअर्स करते हैं, ठीक है। जी तो इसमें आपने कूलिंग मैन्यूअर्स के लिए आपने एनजी के साथ आप कोल्ड की इरिगेशन भी बता सकते हैं, ब्लैडर के जरिए भी कोल्ड की इरिगेशन बता सकते हैं, यही और सारी रूम टेम्परेचर भी कम करेंगे जी, रूम एनवायरनमेंट, हाँ जी, टेम्परेचर भी वो कर देंगे हाँ ना। जी, हाँ वो एनवायरनमेंट का भी करेंगे, लेकिन बेसिकली मैन्यूअर्स ये जो होता है ना हमारे यहाँ पे क्योंकि मौजूद नहीं होती हैं ये चीजें, बेयर हगर एक होता है, उसके अंदर एक बेसिकली एक मशीन होती है जिसमें से हवा निकल रही होती है, उसके अंदर एक पाइप होता है और एक पेशेंट के ऊपर एक शीट सी आती है जिसके अंदर सर्किट बना हुआ होता है, वो बैलून की तरह फूल जाता है, ठीक है, उसको बेयर हगर कहते हैं। वो बेयर हगर के अंदर फंक्शन होता है कि उसके अंदर टेम्परेचर आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली जब आप कूलिंग करना है तो आप उसको या तो एम्बिएंट पे कर दें तो वो बाहर की हवा लेके उसको करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो लेकिन ये और वैसे एक उसमें वार्मिंग ब्लैंकेट्स भी होती है, वार्मिंग ब्लैंकेट्स भी होती हैं नीचे, इवन बच्चों के लिए वो एक इंफ्रारेड टाइप का एक होता है जिसके जरिए नीचे जो जिसके ऊपर लिटाया हुआ है वो भी गर्म होता है, ठीक है। तो ये साइड बाय साइड मैंने आपको बात बता दी। तो आप कोल्ड सेलाइन की इरिगेशन करेंगे ब्लैडर में एनजी ट्यूब के जरिए। अच्छा, यही इसी में से मेजॉरिटी बातें मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया में भी यही है, इमीडिएटली कॉल फॉर हेल्प। अब चक्कर ये होगा कि आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है, वो और दूसरी बात ये कि प्रैक्टिकली भी इंसान यही करता है, सबसे पहले फौरी तौर पे कहता है बंदे बुलाओ, वो बंदे बुलाओ वाला काम जो है वो सबसे पहले होता है, ठीक है। वो हर काम में आपने बंदे बुलाने वाली बात जरूर करनी है, ठीक है। और आपका जो है ना, जो माय बेस्ट फ्रेंड उनके नाम से आपने पिछले सेशन अटेंड नहीं किए, लेकिन ये ज़हन में आपके दिमाग, बेशक आप मुंह से ना बोलें लेकिन आपके दिमाग के अंदर क्या होना चाहिए, नॉर्मोक्सिया, नॉर्मोकार्बिया, नॉर्मोटेंशन, नॉर्मोवोलीमिया, क्या नाम है, नॉर्मोथर्मिया, साइनस रिदम, अवॉइड सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, मल्टीमोडल एनाल्जेसिया, मेंटेन वाइटल ऑर्गन ब्लड परफ्यूजन, ठीक है। ये आपका एक आइडियल एनेस्थेटिक गोल होते हैं।
और इनमें से जहां जहां पे जो फिट होते जाए, नॉर्मोक्सिया, मैं फिर बोल देता हूँ, नॉर्मोक्सिया, नॉर्मोकार्बिया, नॉर्मोटेंशन, नॉर्मोवोलीमिया, नॉर्मोथर्मिया, साइनस रिदम, अवॉइड सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, मल्टीमोडल एनाल्जेसिया, मेंटेन मायोकार्डियल ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई रेशियो, या आप कह लें कि वाइटल ऑर्गन्स की जो है ना, किडनी, लिवर, ब्रेन, इनकी आपने ब्लड सप्लाई को आपने मेंटेन रखना, ठीक है। तो ये थायराइड क्राइसिस का के अंदर और कोई बात रह गई, ये डेंट्रोलिन का जो आप जिक्र कर रहे हैं ना, वो एंड पे करेंगे। डेंट्रोलिन भी यूज किया जा सकता है मेटाबॉलिक जो हाइपर मेटाबॉलिज्म जो हो रहा है ना, उसके लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली कैल्शियम रिलीज का चक्कर नहीं है, तो डेंट्रोलिन बेसिकली वो कैल्शियम रिलीज को रोकती है, तो इसके अंदर भी इसका रोल होता है, ठीक है। बाय द वे, डेंट्रोलिन एक और बीमारी में यूज किया जाता है, मस्कुलोस्केलेटल टेटनस के अंदर, ठीक है। और डेंट्रोलिन की आपको प्रिपरेशन पता होनी चाहिए, डेंट्रोलिन की आपको डोज पता होनी चाहिए। मैं आपको दोबारा लिंक भेजता हूँ मुकम्मल करने के लिए, ठीक है। 2.5